हेलो एवरीवन। तो यूपीएसआई का 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है। 2 दिसंबर 2021 को आपका एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। ध्यान से देखना, मैंने इसमें टोटल 23 क्वेश्चन रखे हैं। देखो मैथ में आते हैं तो वैसे 40 क्वेश्चन है, लेकिन उस 40 में से भी क्या होता है, लगभग 12-13 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। तो टोटल जो मैथ में आते हैं 28-29 क्वेश्चन ही आते हैं मैथ में। और उस 28-29 में से भी मैंने जो फर्जी क्वेश्चन होते हैं या बेकार के बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं ना, जिन्हें आप बिना पेन पेंसिल के कर सकते हैं, वो मैंने स्किप किया है। तो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड करे हैं, 23 क्वेश्चन। उस 23 में से भी लगभग 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का है, जो कि आपको रीजनिंग में काफ़ी दिक्कत दे सकता है। तो उनको भी मैंने इसमें ऐड किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी आने वाले शिफ्टों में अगर एग्जाम में जो आपके आए हुए हैं कैलेंडर के हो, क्लॉक के हो या इनइक्वालिटी के हो, वे भी मैं क्वेश्चन कराता चलूँगा साथ के साथ, ताकि रीजनिंग के जो कुछ हार्ड चैप्टर होते हैं वे आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो वीडियो के नीचे एक जरूर कमेंट कर देना, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। अब देखो, ये सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, बोल रहा है आपको एक चार्ट दे रखा है। ठीक है, इसमें टोटल जो स्टूडेंट की संख्या है आपके वो है 14,400 टोटल स्टूडेंट। उसमें से आपका पूछा है जो आईटी और सीएससी के विभाग के छात्र हैं उनकी संख्या बताओ। तो देखो, आईटी में आपके 16% है, सीएससी में 19% है। 19 16 हो गया 35% टोटल। तो आपको 14,400 बच्चे हैं, इसमें से आईटी और कितने हैं, सीएससी के 35% बच्चे हैं। तो इसका 35% आपको इस तरीके से निकालना था। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 0 से 0 कट गई, 35 की 144 में गुणा कर लो, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। या मैं बोलूँ डिजिट सम भी आप लगा सकते हो। देखो 4 और 4 और 8 रेख 9। अब 9 तो यहाँ आया जोड़ने पर, और यहाँ कितना है, 5 और 3 8। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप 9 की गुणा किसी भी संख्या में करोगे, जो आपको एक तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा ना, उसको जब आप जोड़ोगे तो 9 ही आपको प्राप्त होगा। डिजिट सम मैंने पढ़ा रखा है एक छोटी सी वीडियो में, जाकर देख लेना मेरे चैनल पर। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 आ रहा है? देखो यही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 आ रहा है। बाकी इसमें कितना आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। देखो इसमें तो 2 आ रहा है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। इसमें कितना आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 आ रहा है आपका। देखो 5 और 4 9 जोड़ने पर 0 हो जाता है, ठीक है। तो बचा 1, तो इस तरीके से 1 आ रहा है। तो इसे डिजिट सम से भी आप कर सकते थे, बाकी मैंने बता दिया गुणा करके भी कर सकते थे। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, दो अलार्म घड़ियाँ 144 सेकंड और 120 सेकंड के अंतराल पर बजती है। बोला है पहली बार 6 बजे बजती है, दोबारा से कब बजेगी। अब देखो 144 और 120 सेकंड का एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे। 144 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 12 गुणा 12, और 120 को लिख सकते हैं 12 गुणा 10। ठीक है, तो ये 12 तो कॉमन आ गया, तो 12 इस तरीके से लिखा। और 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 60, तो 60 इसी लिखा। तो 12 6 72, 720 सेकंड आ गया। 720 सेकंड का मतलब कितना होता है, अगर मैं इसे भाग दूंगा 60 से, ठीक है, तो 12 मिनट आ गया ये, यानी कि 12 मिनट आया। तो पहले अगर 6 बजे बजती थी, तो अब कितनी बार बजेगी, अब मतलब किस टाइम पर बजेगी, 6 बजकर 12 मिनट पर। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है आपका 53.25 किलो है, और शेष 16 विद्यार्थियों का 49.5 किलो। कक्षा में सभी का औसत वजन आपसे पूछ रहा था, यानी कि टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा था। ठीक है, इसको किस तरीके से करना था आपको, देखो इसको सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो 32 छात्र है और उनका वजन कितना है, 32 छात्रों का औसत वजन 53.25। मैं 53.25 को सिर्फ 53 ही मान लेता हूँ, ठीक है। 0.25 की बाद में गुणा कर लेंगे, तो 53 की गुणा 32 में करनी थी, तो कितना जाएगा आपका। देखो 32 या कितने होते हैं, 30 3 90 होती है, 96, 6 का हासिल गए मेरे 9। 32 पंजे कितने होते हैं, 3 पंजे 15, 150, 2 पंजे 10, 160। 160 और 9 169, यानी कि 1696। अब हमने 0.25 को छोड़ दिया था, तो 32 की 0.25 का मतलब 1/4, तो 32 का 1/4 होता है 8। तो प्लस 8 और कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा ये जोड़ने पर हो जाएगा 1700। 8 और 6 14, 1704। तो 1704 तो आया ये गुणा करने पर। और 16 विद्यार्थियों का सतह वजन कितना है, 49.5। अब 16 की गुणा करनी है 49.5 में, तो ऐसा कर लो 49.5 की जगह आप कर लो 50 में ही गुणा। ठीक है, 50 में, तो 16 पंजे 80, 800 आ गया। अब देखो हमने 0.5 ज़्यादा बढ़ा दिया, 0.5 कम था ना यहाँ पर, तो 0.5 जो है, यानी कि 0.5 का मतलब होता है 1/2 आधा, तो 16 का आधा 8, तो 8 इसमें से कम कर दो, तो ये कितना आया 792। इस तरीके से टोटल ये आ गया आपका, ये 1704 और 792। ठीक है, सारे को जोड़ लेंगे एक साथ, तो कितना हो गया, 17 और 7 2400, और 92 और 4 96, 2496 आ गया सारा जोड़कर वजन। और कितने बच्चे थे, 32 बच्चे ये थे और 16 ये थे। ठीक है, 32 16 कितना होया 48, 48 से भाग दे देंगे, सिंपल। तो 48 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 48 से काटो, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, कितना हो गया ये 192। ठीक है, 4 चौक 16, नहीं 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, हाँ 5 बार भी चला सकते हैं हम। ठीक है, 5 बार भी चला सकते हैं, 8 पंजे 40, 5 चौक 20, हाँ। तो ये आपका 5 बार चलाएंगे, तो इसमें शुरू में इसी में 5 है, तो 52 बार ये लगभग इससे कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका 52 किलो एवरेज आ गया निकल करके।
आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 25 साल में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। देखो मान लो 1 रुपया था, ठीक है, 1 रुपया 3 गुना हो गया, तो कितने रुपए का ब्याज लगा? टोटल 2 रुपये का। तो 2 रुपये का ब्याज लगा कितने साल में? 25 साल में, ठीक है। 25 साल में कितने रुपए का ब्याज लगा? 2 रुपये का। तो 75 साल में कितने का लगेगा? भाई ये 75 साल है, ये 75 साल में कितने का लगेगा? जब यहाँ पर 3 गुना हो रहा है तो यहाँ पर भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना, यानी कि 6 रुपये का ब्याज आपका लगेगा। तो सीधी सी बात है, 1 रुपया आपका धन था, उस पर 6 रुपये का ब्याज लग गया, तो राशि कितना गुना हो जाएगी आपकी? राशि हो जाएगी 7 गुना, ठीक है। कॉमन सेंस इतना तो आपके पास हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। फर्जी क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं होता इन क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आता है इस तरीके का, ठीक है। ये भिन्न का क्वेश्चन आता है, ये हर एग्जाम में आता ही आता है, जिसमें जो रिपीट होते हैं उसके ऊपर बार लगा देता है, रिपीट वाले के 2 0 3 5 8 इस तरीके से, फिर 5 8 5 8 रिपीट है, यानी कि 5 8 के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि 5 8 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब देखो जिसके ऊपर बार होता है ना, उतने ही बटे में 0 वो आ जाते हैं, 9 आ जाते हैं। जिसके ऊपर बार नहीं होता वो 0 आ जाती है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 358 बटे, देखो 2 के ऊपर बार है ना, तो 2 9 9 2 बार लिख देंगे, 9 9। इसके ऊपर बार नहीं है 3 के, तो यहाँ पर सिर्फ 0 लिख देंगे, और माइनस करेंगे इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसे, यानी कि 3, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा आपका? 355 बटे 990। कहाँ है आपका? ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको भी मैं सबसे बेस्ट तरीके से बताऊंगा। देखो डिजिट सम से लगाओगे आप इसको भी, मेरे हिसाब से सबसे वही आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 3600 का 50%, इस तरीके से आप लिखोगे 50/100, या फिर 1/2 लिखोगे, मतलब कुछ तो करोगे ना, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बेसिक से भी बताता हूँ आपको। 40/100 और फिर इसी का 30/100 और फिर इसी का 20%। 20% को 1/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 20% लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। फिर क्या करोगे आप? इस तरीके से 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, इससे 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, ये तो करोगे। तो इस तरीके से आप काटना पीटना करोगे इसमें। मैं बोलता हूँ आप डिजिट सम लगाओ, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अंकों को, संख्याओं को जोड़ना शुरू करो, सबसे बेस्ट रहेगा वो। तो देखो यहाँ पर 6 और 3 9 हो रहा है जोड़कर, तो ये 9 हो गया इस तरीके से, गुणा। देखो जहाँ भी परसेंट होता है उसकी वैल्यू खत्म कर देते हैं डिजिट सम, उसका मतलब कोई नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 है तो 5 आ जाएगा, गुणा। ये 4 है तो 4, ये 3 है तो गुणा 3। अब लिख लो कुछ भी, मैंने शुरू में ही बताया था डिजिट सम लगाते समय, उसमें आपको पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में जो करवाया था ना, कि 9 की मल्टीप्लाई जो है आपकी किसी में भी करोगे ना, गुणा किसी में भी, तो बाद में जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसका जो सम करोगे आप, योग करोगे, उसका योग करेंगे, तो उसको जोड़ने पर भी 9 ही आएगा आपका, यानी कि एक तरीके से आंसर को जोड़ने पर 9 ही आएगा, ठीक है। तो किसको 9 आ रहा है? देखो 6 और 3 7 और 2 9, इसको 9 आ रहा है, एक तो जोड़ने पर ये आपका आंसर। इसको तो 2 आ रहा है, ये आपका आंसर नहीं। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 4, ये भी नहीं। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 4 2 6 और 1 7, ये भी नहीं है। तो आप सर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। एक सेकंड में आप इसको कर सकते थे। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का मिक्स क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ही आता है क्वेश्चन। आपको बोला है 2 साल के लिए 23,000 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर 230 है, दर बताओ। देखो इसके 2 3 तरीके हैं, दोनों तीनों तरीका आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहला फॉर्मूला होता है एक R² बटे 10,000, ठीक है। 10,000 इस तरीके से लिख लेना है आपको, और बराबर जितना अंतर आपको दे रखा है ना 230 रुपये, ये यहाँ पर इस तरीके से लिख लो 230, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख लो कि 230 रुपये है जो अंतर है, ठीक है। अब क्या करना है? R² का मान आपको निकलना है, तो क्या करोगे आप? 230 की गुणा आपकी हो जाएगी इसमें 10,000 में, ठीक है। 10,000 में, थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, 10,000 में, और इसको आपको भाग देना है कहीं से, मूलधन से, ठीक है। मूलधन से आपको भाग देना है 30,000 से। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कटी, और ये 230 से कितनी बार कटेगा? 10 बार, यानी कि 10 गुणा 10 कितना आ गया? 100। तो आर कितनी आ गई आपकी? रेट 10%, ठीक है। सिंपल ये रहा आपका आंसर। एक तरीका तो यह है, एक दूसरा तरीका बताता हूँ। 230 रुपये आपका धन है, ये मूलधन का कितना परसेंट है? जो ये अंतर है, ये अंतर जो आया ये मूलधन का, यानी कि 23,000 का कितना परसेंट है? तो आप देखोगे कि ये जो है ये इसका 1/10% है, 1/10%। 1/10% का मतलब क्या है? 10% आपका आंसर, ठीक है। और भी तरीके हैं इसके, अगर आपको पता हो, देखो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि 10% की दर है अगर, तो 2 साल में साधारण ब्याज तो मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट तो 20%, और CI कितना मिलता है? 21%। तो दोनों का अंतर आया 1%, तो 1% का मान ही है ये, जो ये है ये इसका 1% है, इस तरीके से। तो कई तरीके होते हैं, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना था।
बोल रहा है 3 संख्याएं दे रखी है आपको अनुपात में 19, 21, 23 के अनुपात में। यदि तीसरी संख्या का 3 गुणा करके पहली और दूसरी संख्या को जोड़कर और उनके योगफल के बीच का अंतर 841 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताओ। देखो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखो इन्हें बोला है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है 4, यानी कि जो आपको ऑप्शन है वो 4 से कटेगा। आप देखो ये तो 4 से नहीं कटता क्योंकि 4 का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी बाद के 2 कटने चाहिए 4 से पूरे पूरे। ये भी 4 से नहीं कटता, यानी कि ये कटता है या कटता है, तो 50-50 तो आपका यहीं पर हो गया कि मैं भाई मेरे 2 ऑप्शन तो जो है बिल्कुल खत्म हो गए। ठीक है, पहली बात तो ये। अब आपको तरीके से सवाल कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला है सबसे पहले स्टेप में कि तीसरी संख्या का 3 गुणा, तीसरी संख्या ये रही 23, तो 23 का 3 गुणा कितना होता है 23 तिया 69, तो सीधा मैं लिख देता हूँ 69 इस तरीके से। फिर बोला है पहली और दूसरी संख्या का योगफल, तो पहली और दूसरी संख्या का योगफल कितना हो गया 40, तो 40 ये हो गया, तो इनका अंतर कितना आया 29। ठीक है, तो इनका अंतर है जो 841 है, तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये 841 है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है 29, तो इसका कितना गुणा है 29 गुणा है इसका, ये सीधी सी बात है उसका 29 गुणा है। तो जो आपका आंसर है वो भी इस तरीके से 29 का गुणा हो जाएगा। तो क्या बोला है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताओ, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है 4, तो 4 की गुणा 29 में हो जाएगी, 29 चौका 116, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप कर सकते थे इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, उस समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका पहला पद ये 175 है और तीसरा पद जो है 185 है। देखो मेरे भाई, पहला पद यानी कि फर्स्ट पद आपका कितना है 175, सेकंड हमें पता नहीं, लेकिन तीसरा पद 185, और इसी तरीके से यह श्रेणी है और हमें इसके 151 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि नंबर्स कितने आए 151। ठीक है, 151। अब देखो सीधी सी बात है, जब पहला पद इसका पहला पद 175 है और तीसरा 185 है तो दूसरा क्या रहा होगा 180, बिल्कुल रहा होगा ना। ठीक है, तो अब मैं छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ आपको, बिल्कुल छोटा सा। देखो कितने के गैप पर है श्रेणी, 5-5 के गैप पर, 5-5 के गैप पर। अब मैं छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ आपको योगफल ज्ञात करने का, n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, ये आपको करना था और कुछ नहीं करना। ठीक है, पहला पद आपको पता ही है क्या है 175, एन आपको पता ही है क्या है 151 पद बोले हैं। अब अंतिम पद निकालना है। अब अंतिम पद निकालने का देखो छोटा सा तरीका बता रहा हूँ आपको, कभी मत भूलना। जो ये आपको दे रखा है ना कि 151 पदों का निकालो, तो 151 से एक कम करके लिख दो 150, गुणा कर दो इस अंतर से जो श्रेणी का अंतर है ना 5-5 का, इससे, और प्लस कर दो ये पहला वाला पद 175 इस तरीके से। ठीक है, छोटा सा है। 15×5 = 75, 750, 750 में 100 जोड़ा 800, 850 और 75 ये कितना हुआ है 925, तो 925 आया हमारा अंतिम पद। तो पुट कर दो इसमें, एन कितना था 151/2, पहला पद कितना 175 प्लस अंतिम पद कितना है मेरे भाई 925, 925। तो इसको जोड़ने पर कितना आया, इसको जोड़ने पर आया मेरे भाई 1100। ठीक है, तो 151/2 गुणा 1100, 1100 को काटूंगा मैं तो कितनी बार चले जाएगा ये 550 बार। तो सिंपल इसकी गुणा आपको 550 में करनी थी। इतना काम तो आप कर ही सकते हो, इतनी तो उम्मीद मैं आपसे रखता ही हूँ। ठीक है, नहीं भी कर सकते इतना काम तो डिजिट सम लगा लो यहाँ पर, और क्या भाई। देखो ये कितना हुआ है जोड़कर 7 गुणा ये कितना हुआ है जोड़कर डिजिट सम इसका 1, यानी कि डिजिट सम जिसका 7 होगा वही हमारा आंसर। ठीक है, आप देख लो किसका 7 है, 5 और 3 8 8 16 6 1 7, इसका 7 आया। ठीक है, इसका 8 आया डिजिट सम 8, इसका कितना आया, इसका भी हमारा कितना आया 8 और 2 10 5 15, इसका आया हमारा 6, ये भी आंसर नहीं है। इसका कितना आया, इसका आया हमारा 8 और 1 9 5, इसका आया, ये भी नहीं है। तो एक ही आंसर है, ऐसा एक ही ऑप्शन है मतलब जिसका डिजिट सम 7 है। तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपल 151 की जो है जोड़ा इसको और इसको जोड़ा और इनका डिजिट सम कर दिया उठा करके, और क्या था। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 550 रुपये खर्च किए, फिर ए ने इसे 10% के लाभ पर बी को बेचा। देखो इस तरीके का क्वेश्चन मैं रेशो से करता हूँ, मुझे सबसे बेस्ट तरीका वही लगता है। देखो 4 आदमी थे मान लो ए बी सी डी। अब देखो ए ने बेची 10% के लाभ पर बी को, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपये की चीज़ 11 में बेच दी। फिर बी ने बेची 20% की हानि पर सी को, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ 4 में ही बेच दी। फिर सी ने बेची इसे 30% के लाभ पर, अब नाम तो नहीं दिया लेकिन किसी को तो बेची होगी, तो मान लो डी को बेची 30% के लाभ पर, यानी कि 10 रुपये की चीज़ मान लो 13 रुपये में बेची, इस तरीके से। ठीक है, सिंपल। अब सबकी इनकी गुणा कर लो। देखो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर सामने वाला आ जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अनुपात चैप्टर आपने पढ़ा होगा, रेशो इस तरीके से। यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर भी 11 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो गुणा कर देंगे इनकी सीधा। ठीक है,
10 धाम 100 पंजे 500 तो ये हो गया, ठीक है। 10 पंजे 50, 11 पंजे 55, 550 ये हो गया। और 10 चौक 40, 11 चौक 44, 440 ये हो गया। और 13 चौका 52, 52 की गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूनी 22 का 2 का सिल गए 2, 11 पंजे 55 और 2 57, ये हो गया आपका 572 रुपये, ठीक है। तो यानी कि जो सी ने या 68-64 रुपये में बेची, 6864 में बेची, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेची, यहाँ पर बेची 572 में। तो 6864 का देख लो कितना गुणा है ये। तो काटेंगे 572 से कटेगा, 572 कम 572 कितना बचा मेरे पास 28, तो ये बचा। और 86 ये बचा, ठीक है। 28 86 कितने होते हैं आपके, हो गए 80 20 100 और 8 6 14, 114, 114 ये, 114 ये और 4 ये, यानी कि 2 बार कट गया, यानी कि 12 बार कट गया। ये इसका 12 गुना है, ठीक है, सीधा सीधा सा 12 गुना है। तो सिंपल जो ये मूल्य रहा होगा इसका भी 12 गुना हो जाएगा, ये गुना 12, तो 12 पंजे 60, यानी कि ए ने जो है 6000 रुपये में अपनी चीज़ बेची थी। अब एक बात बताओ, बोला था ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया, तो ए ने वस्तु के लिए टोटल भुगतान कितना किया ये बताना था। तो 6000 में बेची ना उसने, लेकिन 550 उसने मरम्मत पर खर्च किए थे, तो खरीदी कितने की थी, तो 550 इसमें से घटा देंगे, ठीक है, सिंपल। तो कितने की आ जाएगा आपका, जब घटाएंगे आप तो आ जाएगा आपका 5450 रुपये। ऑप्शन मैंने यहाँ पर दे नहीं रखे, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट लेते टाइम कट गए। तो 5450 आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 18% की छूट के बाद किसी इमेज का विक्रय मूल्य 18,860 रुपये था। देखो हमने 18% की छूट दे दी, यानी कि बेची कितने में 82% में, तो उसी का मूल्य दे रखा है यूँ, ठीक है। तो 18,860 रुपये में बेची, जो कि 82% के बराबर है। तो मैं गुणा कर दूंगा 100 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य निकल कर, सॉरी अंकित मूल्य निकल करके आ जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है ना, तो अंकित मूल्य निकल करके आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है अंकित मूल्य का जो है 60% क्रय मूल्य है मेरा, तो इसी का 60% निकाल देंगे मेरे भाई, और क्या था 60% इस तरीके से। तो क्या करो यहाँ पर लगा लो आप डिजिट सम, सबसे बढ़िया रहेगा। देखो नीचे तो 8 और 2 10 1 हो गया, तो 1 की तो वैल्यू खत्म, तो नीचे तो कुछ नहीं, सीधा जोड़ लो ऊपर वाली वैल्यू को। इतना 8 और 1 9 को भी कट गया, 8 और 6 14 का, 14 को भी जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 इस तरीके से। और ये कितना हो गया 6, 6 कम 6 इस तरीके से 6, तो 6 पंजे 30, यानी कि 3 आया मेरा डिजिट सम। तो 3 किसका डिजिट सम है वो देख लो। देखो भाई इसका तो डिजिट सम 1 है, ये तो आंसर है नहीं। इसका डिजिट सम 3 है बिल्कुल, ये रहा 8 और 1 9 कट गया 3, तो ये मेरा आंसर है 8 और 1 9, इसका 2 है, ये भी आंसर नहीं है। और इसका 9 है या 0 है, ये भी आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम जो है 3 है, तो ये मेरा आंसर है। ये मैं सीधा मैंने कर दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है आपको एक चार्ट दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। इसमें बोल रहा है आपको कि इसमें सैनिटाइजर की बिक्री है, तो ये बताओ कि सैनिटाइजर की बिक्री टोटल जो है वो आमतौर पर कितनी है, ठीक है, सभी महीनों की मिला करके। तो या तो आपके पास एक तरीका ये आपको सबको जोड़ लो, ठीक है, लेकिन जोड़ने में आपको क्या दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी संख्याएं बड़ी है इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है आपके जोड़ने में, ठीक है। तो या तो आपको यूनिट डिजिट जोड़ लो, वो भी अच्छा रहेगा। कैसे, देखो इसका लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 2 है, इसके फिर 4 है, इसके 9, इस तरीके से आप लास्ट का अंक जोड़ लो। तो जोड़ देते हैं, शुरू से लिखते हैं लास्ट का अंक 2 + 6 + 9 + 4 लिख कर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये ओरली करना है आपको वहाँ पर, +2 + 4 इस तरीके से। 4 और 6 और 2 8, 8 और 9 कितना हो गया मेरे भाई 17, 17 का 7 आएगा, फिर 7 और 4 11 1 आएगा, 1 और 2 3 आएगा, 3 और 4 7, तो 7 आएगा अंत में, तो 7 इसी में है, बात खत्म, ठीक है। यूनिट डिजिट 7 एक तरीका तो है, एक तरीका है आप यूनिट डिजिट की जगह आप डिजिट सम भी कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन यूनिट डिजिट में आपको दिख रहा है सबका अंतिम अंक अलग है, तो क्या जरूरत है डिजिट सम लगाने की, ठीक है। लेकिन लगा सकते हो, कैसे, देखो इसके अंकों को जोड़ो कितना आया 5 और 2 7 और 1 8 आया, इसको जोड़ो कितना आया 1 आया, इसको जोड़ो कितना आया 4 आया, इसको जोड़ो कितना आया 2, इसको जोड़ने पर कितना आया 5, इसको जोड़ने पर कितना आया 6। अब सभी को जोड़ लो इनको एक साथ, तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 5 20 और 6 26, 26 आया, और 26 को भी जोड़ा तो 8 आया डिजिट सम। अब देख लो इसका डिजिट सम 8 बन रहा है क्या, ये रहा 7 और 2 9 कट गया, 5 और 3 8 डिजिट सम इसका बन रहा है। इसमें कितना बन रहा है 5, ये तो आंसर है नहीं, ये तो आंसर है नहीं। इसमें कितना बन रहा है, इसमें 3 बन रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्यों 4 7 और 2 इसमें 2 बन रहा है डिजिट सम, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम 8 बन रहा है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, एक बड़ा सा क्वेश्चन, इस संख्या दे दी, बोला इसमें से क्या घटाए कि ये 9 से कट जाए पूरी पूरी, या ऐसा भी बोल सकता है क्या जोड़े कि 9 से कट जाए, ठीक है। या आपको एक नंबर मिस भी करके दे सकता है। तो 9 का रूल क्या कहता है, अंकों को जोड़ लो, ठीक है। 9 का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेस्ट है डिजिट सम के अंदर भी, और आपका यूनिट डिजिट के अंदर भी, उसके
डिविजिबिलिटी रूल के अंदर भी, तो आपको आना चाहिए। तो 9 का रूल क्या कहता है, सभी को जोड़ लो, तो हम सभी को नहीं जोड़ेंगे, हम यहीं पर काट लेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, जितने की कमी वृद्धि होगी वो देख लेंगे। देखो 6 और 3 9 कट गया, 9 कट गया। ठीक है मेरे भाई, और 4 और 4 8 और 8 और 8 16, 16 और 7 और 7 14, 16 और 14 कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपका 30, 30 यानी कि 9 या 27, 3 की कमी रह गई, यानी कि 3 मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो इसने बोला है घटाना क्या चाहिए, तो घटाया बोला, तो इसलिए मेरे पास 3 एक्स्ट्रा है, तो मैं 3 घटा दूंगा। अगर बोलता क्या जोड़ूं, तो 3 तो मेरे पास है, तो मुझे 6 की और जरूरत होती, तो 6 जोड़ते। ठीक है, 6 जोड़ते, लेकिन इसने बात करी है सिर्फ घटाने की। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद देना है। अगर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन होता तो मैं आपको जरूर बताता, लेकिन फर्जी क्वेश्चन है। बोला है 8 जून 2037 को संडे है, 8 जून 2036 को, यानी कि उससे एक साल पहले, ये 38 में पूछ सकता था एक साल बाद क्या होगा, तो ये 36 में पूछा है, तो आपको आंसर इसका कमेंट करके बता देना है। ठीक है, जरूर, उससे मुझे भी पता रहेगा कि आपने यहाँ तक आराम से पेशेंस के साथ वीडियो पूरी देखी है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है जब एक धनात्मक संख्या n है, मुझे नहीं पता संख्या क्या है, लेकिन n संख्या को जब 13 से भाग देते हैं तो शेषफल जो है 11 बचता है। अब बोल रहा है यदि उसी संख्या के 26 गुणा 26n को हम भाग दे उसी भाजक से, यानी कि किससे, 13 से ही भाग दे, तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखो संख्या तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, संख्या की जगह जो शेषफल आया ना पहले वाले का, उसे संख्या मान लेंगे। तो हमारी मान लो संख्या जो थी वो 11 थी, इस तरीके से। तो उसने बोला है संख्या का 26 गुणा, तो 26 गुणा कितना हो जाएगा इसका, इसका 26 गुणा कर लेंगे, तो ये आएगा 6 8 2 286 हो गया इस तरीके से। तो इसी को भाग देना है अब कहीं से, पहले वाले भाजक से जिससे पहले दिया था भाग। ठीक है, ये बोल रहा है ना उसी भाजक द्वारा, तो 13 से तो काटेंगे, 13 दूनी 26, बचा मेरा कितना 2, 13 दूनी 26, 22 बार पूरा कट गया, सीधी सी बात, यानी कि हमारा जो शेषफल बचा 0 बचा। तो यही पूछा था इसने, शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा, खत्म बात। आगे चलते हैं। देखो ऐसे सवाल बहुत बनते हैं जिसमें आपसे कुछ भी बोल सकता है, 26 गुणा या संख्या के स्क्वायर को या संख्या में ये जोड़ने पर कुछ भी, मतलब, तो आपको सिर्फ जो शेषफल है उसी को संख्या मान लेनी है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो आपने बहुत जगह मेंसुरेशन 3D जो है पढ़ रखा होगा। ठीक है, आपने फॉर्मूले भी याद कर रखे होंगे, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। लेकिन मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले के साथ साथ ट्रिक भी आनी चाहिए। देखो इस मैंने आपको बताया है, जिस भी क्वेश्चन के फॉर्मूले में पाई आ जाए, तो आपको वहाँ पर ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका 11 से कट रहा है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका 11 से कट जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन कट रहा है देखो, इसमें तो आएगा, देखो इस तरीके से जोड़ेंगे ना, 11 का रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल में इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 6। तो अंतर कितना आया दोनों का 10, तो ये तो है नहीं, क्योंकि अंतर 11 से कटना चाहिए। तो इस तरीके से चेक करते हैं, तो ये आंसर है नहीं, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। 8 और 8 16, और ये आया इस तरफ कितना 5, तो दोनों का अंतर है 11, तो ये 11 से कट रहा है, तो यानी कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, बाकी अगर आपको शौक है अच्छी तरीके से करने का, आपको चुल मची है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। शंकु इस तरीके का होता है, शंकु का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वक्र पृष्ठ निकालने का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का। और वक्र पृष्ठ का, जिसे आप क्या कहते हैं, TS से कहते हैं शायद, ऐसे LS से कहते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला है आपका पाई आर एल। ठीक है मेरे भाई, ये दो फॉर्मूले हैं, ये याद रखना, इनसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, नावधारा का बोल रहा है सुख शांत जल में 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, और यदि नदी 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, तो उसे एक स्थान से जाने और वापस आने में 90 मिनट का समय लगता है। उसके आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर था, ये बताओ। देखो मेरे भाई, मान लो ये डिस्टेंस थी, इसमें सबसे पहले वो जाता है, तो इस तरीके से नदी है आपकी, नदी इस तरीके से है। ठीक है, और ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ये नाव लेकर जा रहा है। तो जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे ना, ठीक है, जब दोनों इसी दिशा में जाएंगे, इसी दिशा में जाएंगे, तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी। तो ये दोनों की चाल है, ये जुड़ जाएंगी। तो 43.5 और 14.5 कितना होया, ये उसमें जोड़ दो, 15 हो जाएगा, 15 43 58, यानी कि 58 की स्पीड हो गई दोनों की जाते समय। फिर वापस आते समय, तो वापस आते समय भी दूरी तो वही रहेगी, डिस्टेंस तो, लेकिन वापस आते समय क्या होगा, नाव तो इस तरफ चलेगी, और धारा तो अपनी तरफ ही, ऐसे थोड़ा ना, पानी भी आपके साथ साथ आपके हिसाब से चलेगा, तो दोनों जो है घट जाएंगे। तो 43.5 में से ये गए 14.5, कितने बचे आपके पास, 30 29 29 बच गए। ठीक है, 29 बचे इस तरीके से। तो इसमें टोटल कितना टाइम लगा, इसमें टोटल लगा आपकी 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब कितना होता है, 90/60 इस तरीके से लिख दूंगा, या 3/2 लिख दूंगा। ठीक है, तो 3/2 आपका समय लगा इसमें, 3/2 घंटे। ठीक है, तो दोनों का नीचे एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से 58। ठीक है, तो ये ऊपर क्या आ गया, D प्लस 29 दूनी 58 होते हैं, 2D आ जाएगा, ये थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे, बटे 3/2 इस तरीके से।
अब देखो मेरे सिंपल सी बात, ये बताओ ये इसका कितना गुणा है, ये इसका 29 गुणा है, तो ये जहाँ जो वैल्यू रही होगी वो भी 29 गुणा रही होगी। ठीक है, तो इसका 29 गुणा करूँ अगर मैं, तो 29 गुणा इसका करने पर कितना मुझे मिलेगा, 29 तिया कितने होते हैं, 30 तिया 90, 87 होते हैं। तो डी, 2D और एक डी, ये 3D, तो 3D का मान कितना गया 87। तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 से भाग दे दूंगा, 3 दूनी 6, और फिर क्या बचा मेरे पास, 3 नाम 27। ये आपकी डिस्टेंस आ गई निकल करके 29 किलोमीटर। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आरपीएफ में भी ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ये आपको मैं बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा, 4 प्लस, अब इसका पूरे का स्क्वायर करना है, तो पूरे का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है 9, और ये जो है ना 5, रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो सिर्फ ये इस तरीके से 5 ही रह जाएगा, 9 पंजे 45। तो इन दोनों की गुणा कर आया 45, और 45 और 4 कितने होते हैं आपके, मैं दोनों को जोड़ूंगा 49। तो ये वैल्यू पूरी इस साइड की कितनी आ गई 49, बराबर क्वेश्चन मार्क है तो एक्स लिख लूंगा, एक्स माइनस, अब देखो फिर से रूट का स्क्वायर करना है तो रूट हट जाएगा सीधी सी बात, तो 5 ही रह जाएगा, प्लस 191। अब देखो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये सारी वैल्यू उठ करके साइड में आ जाएगी, तो ये इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 5 और माइनस 191। तो जोड़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 49 5 कितने होते हैं 54, और 54 में से आपको 191 घटा देने हैं, तो इस तरफ लिख लेते हैं एक्स बराबर 191 घटाने हैं आपको, एक सेकंड, 54 में से आपको 191 आपको घटा देने थे, तो घटा लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 11 में से 4 गए 7, और माइनस में आएगा तो ये रहा माइनस का 137 आपका आंसर, क्योंकि इसी में बाद में 7 है तो इसमें भी, लेकिन ये तो प्लस में है और हमें दिख रहा है माइनस में आएगा, बड़ी संख्या ये है। ठीक है, तो माइनस का 137 आपका आंसर, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 3 भागीदार है ए बी सी, जो कि वर्ष के अंत में लाभ उनको मिलता है। ठीक है, टोटल इतनी राशि वे लगाते हैं। ठीक है, और वर्ष के अंत में उनको लाभ कितना मिलता है, ए को मिलता है 15,000 रुपये। ठीक है, ए को मिलते हैं 15,000 रुपये, 15K, या ऐसा ही लिख देता हूँ, चलो 15,000 रुपये। बी को मिलते हैं 20,000 रुपये, क्या करता हूँ पीछे की 3 जीरो से 3 3 जीरो काट देता हूँ सबकी। ठीक, और इसको मिलता है 25,000 रुपये। तो रेशो क्या बनेगा, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। अब देखो ये साझेदारी का क्वेश्चन, आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जब भी लाभ बढ़ता है ना तो पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। यानी कि मैंने एक कारोबार शुरू किया और मैंने एक दुकान खोलते टाइम मैंने अगर 10 रुपये लगाए ना और मेरे दोस्त ने 20 लगाई, तो जब हमें प्रॉफिट होगा ना तो वो भी 1 2 के अनुपात ही में बैठेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पूंजी भी 1 2 के अनुपात में लगाई है, तो प्रॉफिट भी इसी तरीके से बढ़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है टोटल कितना प्रॉफिट हुआ आपका, मतलब टोटल पूंजी कितनी थी आपकी 24। इस तरीके से देखो, ये आपकी 2,40,000 टोटल पूंजी थी, तो 2,40,000 थी ना, और यहाँ पर जोड़कर कितना आया, 5 और 4 9 और 3 12, तो 12, तो 12 की वैल्यू ये आपकी 2,40,000। ठीक है, इस तरीके से। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, ये रही आपकी 2,000, एक की वैल्यू आ गई 2,000। तो सिंपल इन्हें पूछा था ए और सी के कुल कितनी राशि निवेश करी थी, तो ए और सी ने कुल कितनी राशि निवेश करी थी 8, 8 की गुणा 2 में कर देंगे। ठीक है, ये सॉरी 20,000 है। ठीक है, मैंने 2,000 लिख दिया, 20,000 है, तो 8 दूनी 16। ठीक है, यानी कि ये रहा 1,60,000 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 0 और आएगी इस तरीके से। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है जीपी का, इसमें योगफल आपको ज्ञात करना है। देखो आपको पहला पद दे रखा है जिसे ए कहते हैं। ठीक है, ए कहते हैं, वो आपका 16 है। आपको सार्वनुपात दे रखा है, सार्वनुपात एक तरीके से पहली एपी में होता है डिफरेंस, डी कहते हैं, लेकिन यहाँ भी डिफरेंस ही है। ठीक है, इसे आप डी से डिनोट ना मत करो, इसे आर से करोगे डिनोट। ठीक है, आर बोलेंगे यहाँ पर इसे फॉर्मूले के हिसाब से, डी भी बोल सकते हो आपकी मर्जी है, लेकिन आर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एन आपको कितने पदों का निकालना है, 4 पदों का। इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्मूला होता है योगफल निकालने का। ठीक है, वो देखना, ए फिर आर की पावर n -1 और बटे में r -1, ये आपका फॉर्मूला है योगफल निकालने का, कहीं का जीपी का। ठीक है, तो इसमें a रख लो 16 गुणा r कितना है आपका, r आपका है मेरे भाई 6, तो 6 की पावर आपको 4 इस तरीके से लिख देनी है, 6 की पावर 4 -1 और बटे r -1 की 6 में से गया 5, इस तरीके से आप लिख दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो सबसे पहले 6 की पावर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, तो 6 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 6 छंग 36 और 36 गुणा 36, तो 36 का स्क्वायर करना है एक तरीके से आपको। तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 1296, लेकिन फिर भी देखो निकाल कर देखते हैं यहाँ पर 6 की पावर 4, इसका मतलब होता है 36 गुणा 36। ठीक है, अब किसी भी संख्या का स्क्वायर आपको निकालना होता है तो इसका एक तरीका होता है सिंपल, देखो इस तरीके से लिख लेते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 09,
ठीक है, डबल ट्रिपल डिजिट में आपको लिखना है। फिर 36 18 दूनी 36 इस तरीके से लिख देंगे। फिर जोड़ लेंगे 6 6 और 3 9 और 9 और 3 12 आ गया ना 1296। तो इस तरीके से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैंने एक ट्रिक बता रखी है वीडियो के अंदर, आप ऐसे CGD के टॉप 100 क्वेश्चन देखोगे उसमें। तो 1296 आ गया ये, तो 16 गुणा 1296 में से एक गया 1295, एक सेकंड 1295 बटे 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर या तो इसे काट लो या डिजिट सम लगा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। काट लो शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10, फिर 2 बचे 5 5 25, 4 बचे 5 9 42। अब डिजिट सम लगा लो, देखो ये हो गया 7 जोड़ने पर, और इसे जोड़ने पर कितना होगा, देखो जानो होता है तो छोड़ देते हैं, बाकी ये भी हो गया 7 7 7 49, 49 को भी जोड़ूंगा तो 9 और 4 13, और 13 का भी जोड़ूंगा तो 4। तो डिजिट सम कितना आया, 4 आया इसका डिजिट सम। अब 4 किस ऑप्शन का आ रहा है वो देख लो, डिजिट सम देख लो मेरे भाई। 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15, इसका तो 6 आ रहा है। 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13, इसका 4 आ रहा है। ये रहा हमारा आंसर। इसका कितना आ रहा है, 4 3 12, इसका 3 आ रहा है। और इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 12 to 15, इसका 5 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम जो है 4 आ रहा है। तो आपको सब चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है दो स्थान A और B से एक दूसरे की ओर तरफ मतलब 3710 किलोमीटर की दूरी है, और A और B एक रेलगाड़ी निकलती है, उसी समय B से A की तरफ दूसरी रेलगाड़ी निकलती है, यानी कि एक दूसरे की तरफ निकल रही है दोनों रेलगाड़ी। देखो ये A है, ये B है, 2 पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। एक रेलगाड़ी इस तरफ से निकलती है, एक रेलगाड़ी इस तरफ से निकलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन का तात्पर्य है। 3710 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। अब देखो मेरे भाई, ये डिस्टेंस 3710 किलोमीटर की है। जब भी दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चलती है ना, तो दोनों की चाल जो है जुड़ जाती है। तो क्वेश्चन में बोला है एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से 35 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी कि एक की अगर चाल x है तो दूसरी की चाल कितनी है, x + 35। और ये टोटल कितने घंटे लेती है, ये टोटल 35 घंटे लेती है, ठीक है, 35 घंटे। तो अगर मैं देखूं, मैं इससे इसको काटूं तो कितनी बार कटेगा ये, यानी कि भाग दे लूं, ठीक है। तो ये तो जोड़कर कितना आया, 2x + 35। और ये कितनी बार कटेगा, देखो इससे 35 ही कम 35, 2 बचा 21 हो गया, ठीक है। फिर जीरो भी उतार लेंगे, जीरो लगा करके 210 हो गया, 35 छिक्का 210, 106 बार कट गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 106। तो ये एक सेकंड, ये इस साइड में जो है, इस साइड में ये प्लस है, तो ये साइड में आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर कितना आया, 106 में से 35 गया, 106 में से 30 गया 76, और इसमें से 5 गया 71, 71 आया। तो x का मान कितना आया, जब 2 से भाग देंगे 35.5, सीधी सी बात है। तो यानी कि जो स्लो वाली रेल थी उसकी स्पीड तो आ गई 35.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और तेज वाली की कितनी आई, उसमें 35 और जोड़ दो क्योंकि उसकी 35 ज़्यादा थी। तो 35 और 35 70, 70.5 आपकी तेज वाली की स्पीड निकल करके आ गई। कोई दिक्कत, छोटा सा सवाल था। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 25% के लाभ पर 1325 रुपये में बेचा, ठीक है। तो देखो 1325 रुपये में बेचा और हमें कितना लाभ हुआ, 25% का, यानी कि ये वैल्यू जो है 125% की है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 100% की वैल्यू देखेंगे, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस देखेंगे कितना है। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 3 बचा 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 265 बार कटा, 265 की 4 में गुणा कर लो, ठीक है। 26 दूनी 52 दूनी कितना गया आपका 104, यानी कि 1040 तो ये, और 5 चौक 20, 1060 रुपये हो गया। तो 1060 रुपये किसी चीज़ का CP था, CP, और हमने बेची कितने की, वो बोल रहा है 742 में अगर बेची जाए तो लाभ और हानि बताओ कितना हुआ। तो सीधी सी बात है, अगर मैं 742 में से बेच दूँ तो मुझे हानि होगी, तो लाभ वाला तो मेरे दोनों ऑप्शन कट गए, तो हानि होगी। हानि कितने की होगी, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 7 गए 3। तो 318 रुपये की जो है मुझे हानि हो जाएगी, सीधी सीधी सी, ठीक है। अब 318 जो है आपको अभी पता होगा, ये 1060 का कितना है, लगभग 3 गुना के बराबर है, यानी कि 30% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। भैया 318 जो है ये CP का कितना है, लगभग 3 गुना है ना, 3 गुना आपको दिख रहा होगा, इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर हो गई, ठीक है। 30% जो है आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने जानबूझकर रखवा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी चैप्टर से। देखो समझना, छोटी सी बात बताऊंगा सबसे पहले आपको। देखो दो फैमिली है, दो फैमिली, ये बड़ा और ये छोटा, थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ, ये छोटा, दो फैमिली है, बड़ा ऐसे छोटा ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। दो फैमिली है, बड़ा और छोटा। अब देखो इन दो फैमिली में क्या चक्कर है, इन दो फैमिली में ऐसा चक्कर है, ये बड़े जो है, ये बड़े में सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो अगर कहीं पार्टी होगी, ब्याह होगी, जन्मदिन होगा, कौन जाएगा, सबसे बड़ा ही जाएगा घर का मेंबर, ठीक है। मतलब अगर इन दोनों को बुलाया तो इन दोनों में से कौन सा जाएगा, मतलब ये दोनों बाबा है मान लो, सगे भाई है, ठीक है। तो इसमें ये बड़ा ही ये जाएगा, ठीक है। इनको बुलाया है तो इसका लड़का जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से ये जाएगा पार्टी में। अब देखो, सबसे पहले निष्कर्ष में बोला है कि एस से एन की तरफ चलना है। ठीक है, एस शुरू में आया है, एन बाद में आया है, तो एस से एन की तरफ जाना है, एस से एन की तरफ ऐसे जाना है। तो एस से मुझे एन की तरफ जाना है, तो मेरे बीच में दो चिन्ह आए, एक तो ये और एक ये। ठीक है, अब एक बात बताओ, इनमें से बड़ा कौन है? देखो एक ही फैमिली के है ना दोनों, अलग फैमिली के नहीं होने चाहिए। देखो ये इसी फैमिली के है दोनों, है ना, ये इसी फैमिली के इस तरफ मुँह करे हुए है, तो ये दोनों एक ही फैमिली का है, तो इनमें बड़ा कौन है? बड़ा इसमें यही तो है, यही तो, यही तो आएगा, तो यही तो आ रहा है, बिल्कुल सही। तो पहला निष्कर्ष सही है। अब दूसरा देखना। ठीक है, दूसरा बोला है डी से ए की तरफ जाना है, इस तरीके से डी से ए की तरफ जाना है, ये दिख रहा होगा। तो डी से ए की तरफ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से तो उल्टा जाना है। तो जब भी क्वेश्चन के हिसाब से बोले उल्टा जाना है तो चिन्ह पलट जाते हैं। ठीक है, चिन्ह घूम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी से ए की तरफ जाना है तो चिन्ह घूम जाएंगे। तो एक चिन्ह तो आया है यहाँ पर, ये वाला, ये भी घूम जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और ये वाला चिन्ह आया है, ये भी घूम जाएगा, इस तरीके से आएगा। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन है? सीधी सी बात, आप बोलोगे भैया ये बड़ा है, क्योंकि पार्टी में यही जाएगा, घर का बड़ा मेंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसने भेज दिया? इसे छोटे वाले को भेज दिया, तो बिल्कुल गलत बात है, इसे तो जाना ही नहीं था, तो ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो सीधी सी बात है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ये रहा आपका आंसर। इसके बारे में मैं पूरा चैप्टर करवा दूंगा किसी एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, अगर आपकी समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन, फिर से देख लेना। तो ये टोटल मैंने सारी क्वेश्चन करवा दिए। कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना।